हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप यादव। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 की तरफ मूव करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था वो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो फंक्शन होता है उस फंक्शन का इन्वर्स निकालना, इन्वर्स यानी कि f इन्वर्स x, इन्वर्स निकालना पॉसिबल होगा। ये पॉसिबल होगा अगर आपका जो फंक्शन है वो फंक्शन 1 ऑन-टू फंक्शन है। तो आप किसी भी फंक्शन का इन्वर्स तभी निकाल सकते हो जब वो फंक्शन क्या है, 1 ऑन-टू। इसे बाइजेक्शन भी बोलते हैं। आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा बाइजेक्शन लिखा हुआ आता है अक्सर। तो आपको ये लास्ट टाइम मैंने बता दिया था और ये भी बता दिया था कि 1 और ऑन-टू क्या होता है। 1 मतलब फंक्शन में किसी एक एलिमेंट को डोमेन से रखने पर हमें एक ही रिलेशन या एक ही आंसर मिलता है कोडोमेन में। और ऑन-टू का मतलब आपके कोई भी जो कोडोमेन है उस कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, यानी सारे एलिमेंट जो है उनका प्री इमेज होना चाहिए आपके डोमेन में। तो ये बता चुका था मैं आपको लास्ट टाइम, 1 ऑन-टू होना चाहिए, बाइजेक्शन होना चाहिए। आज हम लोग बताएंगे कि 1 ऑन-टू किस तरीके से निकालना है किसी फंक्शन में। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ सिंपल सा। देखिए, अगर मेरे पास कोई फंक्शन है y = x और इसके पैरेलल में एक और फंक्शन ले लेता हूँ मैं y = x²। मुझे पता करना है कि y = x ये वाला फंक्शन और एक ये वाला फंक्शन जो है y = x², ये दोनों में से कौन सा 1 ऑन-टू है यानी बाइजेक्शन है और कौन सा नहीं है। इस क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए बता देता हूँ। 1 ऑन-टू फंक्शन का मतलब होता है एकेकी आच्छादक। बाइजेक्शन का मतलब भी यही होगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि बाइजेक्शन का कुछ और मतलब होता हो, नहीं, बाइजेक्शन का मतलब भी यही होता है एकेकी आच्छादक। तो आपको पूछता है कि बाइजेक्शन है या नहीं, या फिर एकेकी आच्छादक है या नहीं। तो इसमें हमें ये पता करना है कि y = x और y = x², इन दोनों में से कौन सा एकेकी आच्छादक है। ये एक एग्जाम्पल लिया है मैंने। देखिए, एकेकी आच्छादक निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है कि जो फंक्शन है उसे f(x) के फॉर्म में लिख लो आप। f(x) = x। मैं दोनों ही क्वेश्चंस को पैरेलल में लेके चलता हूँ ताकि हम लोग कंपेयर कर सकें, पता कर सकें कि कहाँ पे एकेकी आच्छादक दिखता है, कहाँ नहीं। इसके बाद हम लोग ये जो फंक्शन था, इस फंक्शन के डोमेन में से, डोमेन मतलब प्रांत, इस फंक्शन के डोमेन में से दो एलिमेंट्स चूज करते हैं, x1 और x2। फंक्शन f(x) = x और यहाँ पे भी लिख देता हूँ फंक्शन f(x) लिखा हुआ x²। तो फंक्शन के डोमेन में से जो भी इनका डोमेन दिया हुआ हो और नहीं दिया हो तो आप लेट कर लो कि डोमेन में से दो एलिमेंट हैं, x1 और x2। देखिए, बेसिक हमारा क्या था कि 1 होना चाहिए और ऑन-टू होना चाहिए। इसके लिए बेसिक था कि 1 के लिए आपका जो भी यहाँ डोमेन है, ये डोमेन है मेरा और ये कोडोमेन है। तो एक एलिमेंट डोमेन का सामने वाले कोडोमेन के एक ही एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए। ये अपना 1 के लिए था। तो सबसे पहले मैं 1 1 की बात करता हूँ दोनों में।
तो मैंने क्या किया कि ये दो x1 और x2 दो एलिमेंट्स ले लिए हैं डोमेन में से। इन एलिमेंट्स को मैं इस फंक्शन में पुट करूँगा और पुट करने के बाद ये पता करूँगा कि जो आंसर आ रहा है वो एक ही से जुड़ा हुआ है या नहीं। तो मैंने पुट किया x1, तो यहाँ पे बन जाएगा x1। मैंने पुट किया x2, ये भी हो गया x2। अब देखिए x1 रखने पे fx1 आया और इधर x2 रखने पे fx2 आ रहा है, fx2 मिल रहा है। तो मुझे ये चेक करना है कि क्या x1 और x2 जो दो एलिमेंट यहाँ से लिए थे उनका आंसर कहीं सेम तो नहीं आ रहा है। सेम अगर आएगा तो इसका मतलब है कि वो 1 1 नहीं है। सेम का मतलब अगर x1 और x2 यहाँ पुट किया और मान लो कोई भी ये कंपोनेंट इधर होगा, इन दोनों का आंसर सेम आ गया तो इसका मतलब है 1 1 नहीं है। इसका आंसर आपका अलग अलग आना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। तो मैं चेक करता हूँ इसको रिवर्स मेथड से। रिवर्स मेथड में क्या होता है कि हम लोग 1 1 प्रूफ करना है या 1 1 लाना है, इसके बदले हम लोग ये बता देते हैं कि लेट कर लो कि ये 1 1 नहीं है बल्कि मैनी वन है, एक ही नहीं है बल्कि बहु एक ही है। मैनी वन मतलब बहु एक ही। तो बहु एक ही में क्या होगा कि इसका और इसका दोनों का रिलेशन एक से ही हो जाएगा। तो यानी जो ये आने वाला है ये f समथिंग, या तो x1 लिख देता हूँ या x2 लिख देता हूँ, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ये मैं बता देता हूँ रिवर्स मेथड में कि मैंने x1 और x2 को ये मान लिया कि मान लिया ये फंक्शन जो है 1 1 नहीं है, मैनी वन है, और इसलिए fx1 जो आएगा वो fx2 के बराबर आएगा, बराबर आना चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पे बराबर लिख लिया एक बार। अब fx1 इज इक्वल टू fx2 लिखने के बाद आपका जो भी फंक्शन है या जो आपने वैल्यू निकाली यहाँ फंक्शन की, उसको वहाँ पुट करते हैं। x1 इज इक्वल टू x2। तो fx1 इज इक्वल टू fx2 रखने पे आपका यहाँ पे आ रहा है x1 इज इक्वल टू x2। कहने का मतलब ये है कि अगर x1 x2 दो अलग अलग एलिमेंट लिए हैं आपने और वो दो अलग अलग एलिमेंट सेम आंसर देते हैं, fx1 इज इक्वल टू fx2 सेम आंसर देते हैं, तो वो दो अलग अलग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। x1 इज इक्वल टू x2 ये कंक्लूजन निकला, यानी वो इक्वल होने चाहिए। आपने शुरू में दो अलग अलग एलिमेंट लिए, लास्ट में उसका कंक्लूजन ये निकला कि वो दोनों सेम होने चाहिए, तभी आपका ये वाला सपोजिशन कि fx1 और fx2 दोनों सेम होंगे ये मान्य होगा। तो इससे ये मिला कि वो दोनों एलिमेंट जो हमने अलग अलग माने थे वो तो एक ही है, बस आपने दो बार मान लिया 1 1 या 2 2 जो भी सेम आने चाहिए। लेकिन तो इससे ये मिला कि वो सेम होने चाहिए वो एलिमेंट, तभी fx1 fx2 इक्वल होगा। तो ये फंक्शन एक्चुअल में ये 1 1 को ही रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि x1 और x2 तो सेम है, जिसके लिए fx1 और fx2 सेम है। तो ये 1 1 हो जाता है, यानी कि ये फंक्शन 1 1 मानेंगे नहीं 1 1 होगा। देखिए आपको fx इज इक्वल टू जो f था x था, इस फंक्शन के डोमेन में दो एलिमेंट x1 x2 लेना है, दोनों एलिमेंट्स को फंक्शन में पुट करना है और फाइनली ये दोनों को बताना है कि दोनों इक्वल होंगे, fx1 fx2 इक्वल होंगे, क्योंकि ये हमने माना ही नहीं है कि ये 1 1 है, हम ये मान रहे हैं कि ये मैनी वन है। तो ये दोनों इक्वल हैं, तो इससे जो वैल्यूज़ आई है उसको रखने के बाद आप कंक्लूजन निकालें कि ये दोनों सेम है या नहीं। देखिए मैं दो क्वेश्चन पैरेलल में इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि एक से शायद आपको कम समझ में आए, लेकिन इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या फंडामेंटल है इसका। यहाँ पे भी देखो मैंने दो एलिमेंट ले लिए x1 x2, तो fx1 इज इक्वल टू fx2 लिखने वाला हूँ मैं। सेम उसी तरीके से आपको भी डायरेक्ट यही करना था। fx1 लिखने पे यहाँ पे आता है x1 स्क्वायर, यहाँ आता है x2 स्क्वायर। आपने देखा कि x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर है, तो आप में से कई बच्चे क्या कर लेंगे कि x1 इज इक्वल टू x2 लिख देंगे, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। जनरली ये करते हैं आप लोग, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको उस x2 स्क्वायर को इधर लेके आना है,
इक्वल में 0 करना है। ये फॉर्मूला बन गया है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि होता है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो यहाँ पे इसी तरीके से कर लो, x1 माइनस x2 एंड x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई, जिसका आंसर 0 है, तो आप इजीली लिख सकते हो कि x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, आइदर x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। तो क्लियरली एक चीज़ तो मिल गई कि सर x1 इज इक्वल टू x2, और दूसरी भी मिल रही है x1 इज इक्वल टू माइनस x2। इन दोनों को ध्यान से देखें आप। ये आपको नज़र आया कि सर इसमें तो आपका लास्ट में कंक्लूजन ये हुआ x1 इज इक्वल टू x2 जब आपने fx1 इज इक्वल टू fx2 रखा, और यहाँ पे जब fx1 इज इक्वल टू fx2 रखा तो इसका लास्ट में x1 इज इक्वल टू x2 और साथ ही साथ x1 इज इक्वल टू माइनस x2 आया। इस जगह पे ध्यान रखना था, अगर यहाँ ध्यान नहीं रखते तो आपका फिर से वो आ जाता जो नहीं आना चाहिए था। ठीक है, तो ये जो है दो आंसर आए और इसका सिर्फ एक ही आया, तो इससे ये पता चल रहा है साफ साफ कि ये एक ही आंसर तब होगा जब दोनों इक्वल हो। दोनों इक्वल हो तो ये 1 1 फंक्शन है, और यहाँ पे ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट तो सेम होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा एक एलिमेंट और है जो माइनस वाला है, नेगेटिव। तो इसका मतलब है 2 एलिमेंट हो सकते हैं। तो 2 एलिमेंट हो सकते हैं जो ये अलग अलग हो, एक x1 है तो एक नेगेटिव एलिमेंट भी होगा, जिसका आंसर क्या देगा, सेम देगा, इक्वल देगा, दोनों का आंसर सेम देगा। इसका मतलब है कि ये मैनी वन फंक्शन है, 2 लोगों का एक से कनेक्शन है कोडोमेन में, तो ये मैनी वन है। मैनी वन का मतलब बहु एकी, एक ही मतलब एक का एक से, और बहु एकी मतलब बहुत सारों का एक से कनेक्शन। तो बहुत सारों का मतलब 2 का एक से कनेक्शन है यहाँ, तो ये बहु एकी हो गया और ये एक एकी। तो मैं आपको अब ये जो मैंने समझाया आपको, आई होप आपको समझ में आ गया है। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि एक सीधे क्वेश्चन को लेकर बताता हूँ कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन में इसको अप्लाई करना है, डायरेक्ट ही करना है ना, ये सिर्फ समझाने का पर्पज़ था आपका। तो आपने अभी देखा कि 1 1 यानी एक एक ही पता करने का रूल क्या था। एक एक ही पता करने का रूल है कि जो भी आपका फंक्शन है उसे fx के फॉर्म में लिख लें। उस fx के फॉर्म में लिखे हुए फंक्शन में आपको 2 एलिमेंट x1 और x2 लेने हैं। कहाँ से लेने हैं, डोमेन में से। ये लिखना पड़ेगा वहाँ, क्या लिखना है आपको कि माना x1 x2, यहाँ पे लिख दीजिए, हिंदी में लिख बता देता हूँ मैं। माना x1 x2 प्रांत में 2 अवयव हैं। इंग्लिश वाले लिख सकते हैं लेट x1 x2 बी द 2 एलिमेंट्स फ्रॉम द डोमेन। देन उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको लिख देना है डायरेक्टली fx1 इज इक्वल टू fx2, बिना किसी सोच के। आपको समझा दिया है क्यों ऐसा लिख रहा हूँ fx1 fx2, क्योंकि हमने उल्टा मानना है। हमने ये बताना है कि ये बहु एक ही है, तो बहु एक ही होगा तो 2 अलग अलग एलिमेंट पे एक ही आंसर देगा सेम, और वो सेम आंसर इक्वल होंगे ना, वो दोनों इक्वल होंगे। तो ये उल्टा मान रहा हूँ। और अगर x1 x2, और इसमें आपको बताना है कि इफ़ x1 इज इक्वल टू x2, अगर ये मिलता है देन फंक्शन इज 1 1, क्योंकि जो 2 अलग अलग एलिमेंट माने थे वो वास्तविकता में सेम ही थे, तभी तो x1 बराबर x2 आ रहे हैं। तो ये फंक्शन 1 1 होगा, देन फंक्शन इज़ 1 1, यानी कि फलन जो है वो क्या है, एक एक ही है। लेकिन अदरवाइज बात करें, अदरवाइज आपका जो है मैनी वन होगा। अदरवाइज मैनी वन का मतलब समझना, इसको भी मैं बता देता हूँ, इसको सेकंड बना के लिख देता हूँ अदरवाइज वाला। इफ़ x1 इज इक्वल टू x2 मिलता है एंड x1 इज इक्वल टू माइनस x2 भी मिलता है, या x1 इज इक्वल टू और कुछ भी मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, ये कुछ भी हो सकता है ये।
इस तरीके से कुछ भी आंसर आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में x1 = -x2 आता है और x1 = x2 आता है। ये दो एक साथ आते हैं, आपको याद रखना होगा कि ये दोनों एक साथ आते हैं। ये भी आ सकते हैं कभी, तो ये भी आएंगे या जो भी आएगा, दो चीज़ें आती हैं अगर इस अकेले को छोड़कर और भी कुछ आता है तो आपका वो पूरा फलन जो है वो क्या बन जाता है, मैनी वन बन जाता है, यानी बहु एकी। तो ये तो एक एक ही था, कब, जब fx1 = fx2 रखने पे x1 = x2 आया, और ये बहु एक ही था जब ये भी आया और उसके अलावा भी कुछ आया। ठीक है, तो रूल क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में हमने fx बनाया, fx1 = fx2 रखा। क्वेश्चन के अंदर जो भी फंक्शन दे रखा है ना, जैसे अभी मैंने थोड़ा एग्जांपल लिया था आपका x और x² वाला, तो हमने वहाँ लिख दिया था x², x1², x2², वैसे ही आपको बनाना लिखना है और उसके बाद यहाँ पे ये फाइंड कर लेना है कि एक एक ही है या नहीं। दूसरा पॉइंट लेता हूँ मैं आच्छादक वाला, क्योंकि अभी हमें निकालना है 1 1 और 1 2, तो 1 1 का बता दिया आपको, अब ऑन 2 का यानी कि आच्छादक का। तो आच्छादक के लिए देखिए आप, एक एक ही के बाद हम लोग चलेंगे आच्छादक पे किस तरीके से करना है। तो आच्छादक से पहले आप क्या है कि इस वीडियो को पॉज कर लेना इस जगह पे, और ये जो है ये चीज़ें नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है। देखिए ऑन टू के लिए क्या बताया गया था आपको, ऑन टू के लिए मैंने आपको बता दिया था कि कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। कोडोमेन में कोडोमेन मतलब होता है सहप्रांत, सहप्रांत में कोई अवयव खाली नहीं होना चाहिए। नो एलिमेंट शुड बी लेफ्ट अलोन इन कोडोमेन। तो इससे इसको मैपिंग में ले लेता हूँ, छोटी सी मैपिंग बना लेता हूँ यहाँ पर मैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे COD भी ले लिया एक, अब दिख रहा है आपको कि ये 1 1 तो है ही, क्योंकि डोमेन का कोई एलिमेंट खाली नहीं है तो फंक्शन है, और एक का एक से रिलेशन है तो ये क्या है 1 1 फंक्शन है, यानी एक एक ही है, ये फलन एक एक ही है। लेकिन ये जो कोडोमेन है सहप्रांत, ये सहप्रांत का अवयव जो है खाली बैठा है, तो जाहिर सी बात है जब मैं इसका इन्वर्स निकालने वाला हूँ तो इन्वर्स निकालते समय ये जो है कोडोमेन ये बन जाएगा डोमेन की जगह। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इन्वर्स निकालते समय ये कोडोमेन जो है डोमेन बनता है, और यहाँ जो है जो डोमेन था वो कोडोमेन बन जाएगा, है ना। प्रांत बन जाता है सहप्रांत और सहप्रांत बन जाता है प्रांत। तो वापस इसका रिलेशन वही होगा, इधर से इधर गया तो वापस इधर से इधर ही आएगा, तो B का 2 से और इधर C का 3 से, ऐसा कुछ बनेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये D जो है इस जगह खाली होना तो बिल्कुल ही उचित नहीं था, यहाँ तो बिल्कुल ही इसको खाली होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि फलन ही नहीं होगा ना, फंक्शन ही नहीं बनेगा। अगर ये इस तरफ आने पर खाली बैठा रहा तो ये फंक्शन ही नहीं होगा। तो इससे ये कंक्लूजन आपको क्लियर हो चुका है कि अगर मुझे किसी फंक्शन का इन्वर्स चाहिए तो वो फंक्शन 1 1 तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ ये ऑन टू यानी आच्छादक भी होना चाहिए, एक एक ही आच्छादक होना चाहिए। तो ये खाली नहीं होना चाहिए था कोडोमेन को। तो इससे ये कॉन्सेप्ट बन गया कि ऑन टू फंक्शन वो होंगे, यानी कि जो आच्छादक होंगे उनमें कोई भी कोडोमेन खाली नहीं होगा, ठीक है। अब इसे फाइंड कैसे करना है या क्या करना चाहिए कि सर की पता चल जाए कि सर इसमें खाली नहीं बैठा है या कुछ, तो मैं आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पे एक सीधा सिंपल सा फंडा। आपको फंक्शन की रेंज निकालनी है, रेंज यानी कि परिसर निकालना होगा।
परिसर अगर आपका कोडोमेन के इक्वल आ जाता है, आपका जो उस फंक्शन का जो भी फंक्शन है उस फंक्शन का परिसर या रेंज कोडोमेन सहप्रांत के बराबर आ जाता है, तो आप बता सकते हो कि कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परिसर के बारे में थोड़ी चर्चा करता हूँ। परिसर जो होता है वो किसी भी फलन में x की वैल्यू रखने के बाद जो y का आंसर आता है वही होता है परिसर। x की वैल्यू रखो और y का आंसर जो आएगा वो परिसर में आ जाता है। तो परिसर जो आएगा वो x के प्रत्येक वैल्यू के लिए एक के लिए एक के लिए एक ऐसे आएगा, चाहे 2 के लिए 1 आ सकता है। तो ये परिसर जो आता है वो सहप्रांत में होता है और सहप्रांत का अवयव कोई भी खाली नहीं हुआ है, यही बताता है परिसर। यानी परिसर जो है सहप्रांत के बराबर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है क्या? आपको याद सिर्फ इतना रखना है कि आच्छादक फलन ऑनटू निकालने के लिए सबसे पहले रेंज परिसर को फाइंड कर लें और वो परिसर को बता दें कि वो कोडोमेन के इक्वल है। तो आपका सिंपल है, वो फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑनटू हो जाएगा, यानी आच्छादक हो जाएगा। तो आपको पता चल गया है कि एक एक की आच्छादक किस तरीके से निकालना है। एक एक के लिए आप x1 बराबर x2 वाला फंडामेंटल यूज़ करें और आच्छादक के लिए परिसर निकालने का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज से क्वेश्चन सोल्व करता हूं मैं आपके लिए और धीरे धीरे ये जो मैंने सिखाया वो भी उसमें अप्लाई हो जाएगा। तो बच्चों हमारे पास ये एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है बोर्ड पे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ़ a इज इक्वल टू 1 2 3, यदि a बराबर 1 2 3, b बराबर a b c d, देन फाइंड 4 बाइजेक्शन। देन फाइंड 4 बाइजेक्शंस। आपको ज्ञात करना है। देन फाइंड मतलब ज्ञात करना। 4 बाइजेक्शंस यानी 4 एकेकी आच्छादक फलन। बाइजेक्शन मतलब आपको बता दिया है, एकेकी आच्छादक। तो आपको 4 एकेकी आच्छादक फलन निकालने हैं फ्रॉम a टू b। किसमें? a से b में। तो a से b में का मतलब है कि a बन जाएगा आपका प्रांत और b बन जाएगा आपका सहप्रांत। ठीक है, b आपका हो जाता है सहप्रांत। एंड ऑल्सो फाइंड इनवर्स ऑफ देम। और आपको उन बाइजेक्शंस का, उन एकेकी आच्छादक जो फलन निकालेंगे उनका इनवर्स भी निकालना है। इनवर्स मतलब होता है प्रतिलोम। इनवर्स का मतलब प्रतिलोम। तो सिंपल है, ये इंग्लिश भाषा का तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इंग्लिश जो है हिंदी में इजीली कन्वर्ट हो जाती है। आपको कुछ टाइम लग सकता है मान लो, लेकिन बहुत इजी होती है क्योंकि हर क्वेश्चन एक जैसे ही लिखता है, फाइंड दिस दैट एंड ऑल्सो फाइंड दिस, तो वही का वही है। तो ए से बी में, ए से बी में जहाँ ए आपका डोमेन बन जाता है और ये कोडोमेन बन जाता है, इसमें हमें 4 बाइजेक्शंस निकालने हैं, 4 एकेकी आच्छादक फलन निकालने हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 एलिमेंट है और यहाँ पे 4 एलिमेंट है। एक बार मैं क्वेश्चन देख लूँ, इसमें 3 एलिमेंट है या 4, सॉरी यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, ये 4 थे। यहाँ पे 4 एलिमेंट है, ए में, बी में भी आपके 4 एलिमेंट है। तो देखिए पहले मैं आपको बताता हूँ कि ए में 4 है और बी में 4 एलिमेंट है। तो एकेकी आच्छादक के अलावा और भी बहुत से फलन निकाले जा सकते हैं। फलनों की संख्या बहुत सी हो सकती है। इसमें 4 है, इसमें 4 है, तो फलनों की संख्या बहुत हो सकती है। क्यों? क्योंकि एक का संबंध यहाँ 1 2 3 4 से हो सकता है। इसी तरीके से 2 का 1 2 3 4 से हो सकता है। और इन चारों के हिसाब से करें तो 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 है ना, 4 बार 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने सारे फलन निकाले जा सकते हैं यहाँ पे। लेकिन मुझे क्या निकालना है? मुझे सिर्फ एकेकी आच्छादक यानी बाइजेक्शंस ही निकालने हैं। बाइजेक्शंस के लिए आपको पता होना चाहिए कि इस वाले का अगर एक का रिलेशन ए से हो चुका है तो इस वाले 2 का रिलेशन अब ए से नहीं हो सकता, 3 का भी ए से नहीं हो सकता, 4 का भी ए से नहीं हो सकता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि अगर इसका रिलेशन 1 से कर दिया ए से और आप 2 का भी ए से कर दोगे तो ये तो कुछ बहुएकी यानी मैनी वन हो जाएगा।
मुझे तो 1 1 चाहिए। बाइजेक्शन का मतलब 1 1 होता है, 1 1 on 2, 1 1 on 2। तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, ये बात आप दिमाग में रख लीजिएगा। दूसरा, 2 का अगर किसी एक एलिमेंट से कर दिया मानो b से, तो अब बचे हुए जितने भी हैं 1 3 और 4, इनका b से नहीं हो सकता, इनका b से रिलेशन नहीं ही रखना होगा आपको, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रख लेंगे। अब बनाते हैं हम लोग बाइजेक्शंस। 4 बाइजेक्शंस बनाने हैं सिर्फ, तो 4 बाइजेक्शन बना लेते हैं, एक एक के आच्छादक फलन 4। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ पहला फंक्शन, पहला बाइजेक्शन फंक्शन, इसको नाम दे देता हूँ f1 पहला। f1 इज इक्वल टू f1, x नहीं लगाना है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था x यहाँ पे नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन जो है इस तरीके से डिफाइन किया गया है आपको सेट्स के फॉर्म में, तो आपको जो आंसर लाना है ना वो भी सेट के फॉर्म में रहेगा, तो वहाँ x नहीं लिखेंगे। f1 ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ, फर्स्ट डोमेन का एलिमेंट लूँगा a से, 1 ले लिया, तो आप किसी से भी इसका रिलेशन कर सकते हैं। तो मैं क्यों ना पहले से ही करता हूँ ना, तो 1 का a से कर दिया। फिर नेक्स्ट दूसरा, अब a से तो हो नहीं सकता, तीनों में से किसी से भी ले लो, तो मैंने क्या किया, सीरियल वाइज ले लिया, 2, b ले लिया यहाँ पे। नेक्स्ट 3 का, आपको पता चल गया है कि 3 का ना तो a से हो सकता है ना तो b से हो सकता है, क्योंकि a और b को तो 1 और 2 ने एक ऑक्यूपाई कर रखा है, तो इसलिए उसके ऑक्यूपेशन को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। 3 का कर देते हैं c से। 4 का बचा हुआ जो है उसको कर दो d से, क्योंकि 4 a b c तीनों से ही नहीं हो सकता। अगर सपोज करो 4 का मैं यहाँ पे c से कर देता तो क्या होता, देखना क्या होने वाला है, आप समझना। 4 का मैंने c से कर दिया, करना तो d से था, d से ही होना चाहिए था, लेकिन c से कर दिया, तो क्या होने वाला है, जब आप इसका इन्वर्स निकालोगे, f1 का इन्वर्स भी तो निकालना है, अभी क्वेश्चन में लिखा है इन्वर्स भी निकालो। तो इन्वर्स निकालेंगे जब, तो आपको पता है इसको चेंज करना होगा, इन दोनों को चेंज करना होता है, a, 1 प्रांत बन जाता है परिसर, परिसर बन जाता है प्रांत, वो वाला। तो ये होता है प्रांत का अवयव, ये होता है परिसर का। आपको क्या करना है, इन्वर्स निकालते समय इनको बदल देना है, चेंज करना है, तो a पहले एक बाद में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे देखो b2, नेक्स्ट देखो c3, नेक्स्ट देखो d4, ये होना चाहिए था। लेकिन अगर मैं 4 और c करता तो ये बन जाता c4, सही बात है ना, c4 बन जाता। आप साफ साफ देख रहे हो a b c और फिर से c आ जाता, 2 बार c नहीं हो सकता था, 2 बार c आ गया, गड़बड़ हो गई। इसीलिए मैंने c को 4 से, 4 को c से नहीं किया, तो ये वाला भी नहीं करना था। ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया था। आपको तो पता है कि ये किस तरीके से निकालना है, जिसका रिलेशन हो चुका है उसका दोबारा किसी से नहीं हो सकता है। f1 निकल आया, f1 का इन्वर्स भी निकल गया, तो f2 पे चलते हैं। f2 पे 1 का a से रहने देते हैं, 2 का b की बजाय किसी और से कर देते हैं, c से कर देते हैं। तो 3, इस बेचारे 3 का b से कर देते हैं, और जो 4 है वो वैसा का वैसा। f2 का इन्वर्स निकालेंगे आप, तो उल्टा कर दीजिए, 1 c2 b3 एंड d4। ऐसे ही आप 4 निकाल सकते हैं, 2 मैंने निकाल दिया आपके लिए, आप और भी 2 निकाल सकते हैं, इसे मैं बता दूंगा। लेकिन आप एक चीज़ समझना यहाँ पे, आप इस बात को लेके कंफ्यूज हो सकते हैं कि 1 का सर a से कर दिया, 2 का b से कर दिया, 3 का c से कर दिया, 4 का d से कर दिया, ये तो सीक्वेंस वाइज था तो कर दिया हमने। लेकिन नेक्स्ट में सर आपने तो 1 को a से किया, 2 को c से किया, यानी 2 वाले को इनको चेंज कर दिया आपने, सर b को इधर c को इधर कर दिया शायद, तो ये वाला आपने किया। लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं सर 1 को ही चेंज कर देना चाहता हूँ, मैं 1 को b से कर दूंगा, फिर 2 को a से, फिर इसको d से, इसको c से, मैं सर उल्टा करूँगा, मैं ये ऐसा नहीं करूँगा। तो जी हाँ, आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आपको बता चुका हूँ कि बहुत सारे फंक्शन यहाँ पे बनाए जा सकते हैं, तो बहुत सारे एक एक ही आच्छादक भी बनाए जा सकते हैं। हमसे सिर्फ 4 पूछा है, मैं 4 से ज़्यादा भी एक एक ही आच्छादक यहाँ बना सकता हूँ। आपका आंसर तो सही रहेगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ कंफ्यूज मत होना कि कैसा भी आप 4 बनाइए, लेकिन सही बनाइए, रूल के अकॉर्डिंग बनाइए। ये एक एक के आच्छादक जो भी बना रहे हैं आप, ये बाइजेक्शंस, ये एक एक के आच्छादक फलन जो है ये रूल के अकॉर्डिंग होने चाहिए। अगर आपने सही बनाया है तो आपको नंबर मिलेंगे, आपका गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे जो चारों के चारों बाइजेक्शंस आपके सामने लिख दिए हैं। 2 बाइजेक्शंस मैंने आपको समझा दिए थे, उनका इन्वर्स निकालना भी आपको बता दिया था उनमें। अब ये चारों मैंने यहाँ पे सामने आपके लिख दिए हैं। इसके अलावा 4 के अलावा भी हो सकता है, आपको बता चुका हूँ मैं। तो पहला देख लीजिए 1a 2b 3c 4d, इसका इन्वर्स निकालना है, f इन्वर्स f1 का इन्वर्स। तो आपको ये दोनों एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना होता है, इनको बदल दो एक दूसरे से, है ना। a को 1, तो a का 1 हो गया, b का 2 हो गया, 3 का c का 3 एंड d 4, ऐसे हो गया। यहाँ पे f2 का इन्वर्स निकालना है, तो आप f2 का भी इन्वर्स निकाल सकते हैं। क्या करना होगा, वही a1 हो गया, इसको उल्टा करो, c3 हो गया, सॉरी c2 हो गया, b3 हो गया और d4 हो गया। ऐसे बाकियों का भी आप कर सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन था हमारा, जिसमें आपको निकालना था प्रतिलोम भी और साथ ही साथ एक एक की आच्छादक भी। तो गाइज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन बोलता है इफ़ f सच दैट r to r सच दैट f(x) इज इक्वल टू x³ - 3 देन प्रूव दैट f इनवर्स एग्जिस्ट्स एंड फाइंड इट्स फॉर्मूला, थस फाइंड दिस एंड दिस। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा इंग्लिश मीडियम वालों को। हिंदी मीडियम वालों को बता देता हूँ मैं। इफ़ यदि f r से r में है, r से r मतलब रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं से, तो वास्तविक प्रांत भी है और वास्तविक उसका सह प्रांत भी है, ये प्रांत और ये इसका सह प्रांत। सच दैट मतलब इस प्रकार से है। देखिए ये सिंबल और ये सिंबल जो होते हैं ये सेम ही होते हैं, एक ही चीज़ को बताते हैं। ये क्या है कि फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, तो इसलिए इसको ये 2 बिंदु दिखा रहे हैं, और ये जो है इस फंक्शन को दिखाने के लिए अलग से लिख दिया गया है। तो सच दैट यानी इस प्रकार से है कि f(x) बराबर x³ - 3, तब सिद्ध कीजिए, देन प्रूव मतलब सिद्ध करना, सिद्ध कीजिए कि f इनवर्स एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट का मतलब होता है अस्तित्व में होना। तो आपको ये बताना है कि ये जो फलन है f(x), इसका f इनवर्स निकाला जा सकता है। साथ ही साथ आपको फाइंड इट्स फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला भी निकालना है, मतलब f इनवर्स जो है वो निकाल के भी दिखाना है। f इनवर्स सिद्ध करना है कि f इनवर्स निकाला जा सकता है, और ये फिर उसको निकाल के भी दिखाना है। थस फाइंड f इनवर्स 24 एंड f इनवर्स 5। इसके बाद आपको f इनवर्स 24 और f इनवर्स 5 का मान निकालना है। तो क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूँ क्या क्या करना है हमें। f(x) दिया है जो, उससे f इनवर्स अस्तित्व में है या नहीं इसकी जानकारी देनी है। ये जानकारी कैसे मिलेगी, इसके लिए आपको बताया है एक एक ही आच्छादक होना चाहिए फलन। तो मैं पहले क्या करूँगा, इस फलन को प्रूफ करूँगा, सिद्ध करूँगा कि एक एक ही आच्छादक है, ठीक है। इसके बाद मैं f इनवर्स निकाल लूँगा, f इनवर्स निकालना भी सिखाऊंगा मैं आपको इसमें। f इनवर्स निकालने के बाद f इनवर्स x आ जाएगा, तो x की जगह 24 और x की जगह 5 रख दूँगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये अपना प्लेटफॉर्म था। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले जो फलन दिया है उसे लिख लेता हूँ मैं। बोर्ड क्लास की जो एग्ज़ाम होगी उसमें आपको एज इट इज़ लिखना होता है और समझाना होता है, ताकि आपको वो जो है जो एग्ज़ामिनर है वो चेक करते समय ये समझ में आ जाए उसे कि हाँ ये बताना क्या चाहता है। क्योंकि आप वहाँ लिख के ही उसे समझा सकते हो, वहाँ पे बोल के तो समझा नहीं पाओगे। तो आपको लिखने का तरीका ही ऐसा यूज़ करना है कि वो उसको ईजिली समझ में आ जाए और वो नंबर देने के लिए मतलब बिल्कुल वो हो जाए। तो देखिए f(x) इज इक्वल टू x³ - 3 है, देन प्रूव दैट f इनवर्स। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ f इनवर्स x इज पॉसिबल इफ एंड ओनली, दिस की जगह मैं f(x) लिख देता हूँ, ओनली f(x) इज 1 1 on 2, ब्रैकेट में आप चाहें तो
बाइजेक्शन भी लिख सकते हैं। ठीक है, हिंदी वाले कैसे लिखेंगे? एफ इनवर्स संभव है यदि और केवल यदि एफ एक्स जो है वो एक एक ही आच्छादक होगा। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेता हूँ मैं एक एक ही एफ एक्स के एक एक ही होने के लिए फॉर 1 1 के लिए देखिए एफ एक्स वन इज इक्वल टू, यहाँ लेट कर लो, पहले तो लेट कर लेते हैं ना, लेट कर लो, माना लेट x1 एंड x2, माना x1 और x2 एफ एक्स के प्रांत में दो अवयव है, देन fx1 इज इक्वल टू fx2। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीधे fx1 की वैल्यू, तो x1 क्यूब माइनस 3 इज इक्वल टू x2 क्यूब माइनस 3 से 3 कैंसिल हो गया, x1 क्यूब आपको अभी बताया था मैंने इस वीडियो में स्टार्टिंग में, शुरू में आप एक बार देख लेना कि इसे इधर लेके आना है, ना कि 3 से 3 कैंसिल कर देना है। ठीक है, तो इसको इधर लेके आइए, तो माइनस x2 क्यूब इज इक्वल टू 0 इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका ये फॉर्मूला बनता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो x1 माइनस x2 ब्रैकेट x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 इज इक्वल टू 0। इसे मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ x1 माइनस x2 x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको दिख रहा है दो चीज़ें हैं जिनका मल्टीप्लाई जो है वो 0 है, तो ये वाला भी 0 रहा होगा या ये वाला 0 रहा होगा। यहाँ से तो आपको समझ में आ गया कि x1 इज इक्वल टू x2 है। यहाँ भी सर कुछ और भी साथ में आया है, तो सर मैं कंफ्यूज हूँ कि इसको 1 1 बोलूँ या मेनी 1 बोलूँ, एक एक ही बोलूँ या बहु एक ही बोलूँ। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि क्या बोलना है और आपको इसको समझा भी देता हूँ कि ये और ये इन दोनों को किस तरीके से आप कंक्लूड करोगे। आप यहाँ तक नोट कर लीजिए और इसके बाद से हम आगे चलते हैं। x1 इज इक्वल टू x2 है, तो इससे तो ये आपको क्लियर हो जाता था कि सर ये x1 इज इक्वल टू x2 की वजह से तो 1 1 होगा, एक एक ही होगा। लेकिन वो जो दूसरा कुछ आया है इसके बगल में, इससे कुछ निकल सकता है क्या? इसकी वजह से कुछ हो सकता है क्या? तो इसकी वजह से देखिए यहाँ पे अगर मैं x1 अपॉन x2 मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊं, देखना ध्यान से, तो ये हो जाता है इस तरीके से x1 अपॉन x2, यानी x2 से मैंने पूरे को डिवाइड कर दिया है, x2 के स्क्वायर से पूरे को डिवाइड कर दिया है। तो x1 अपॉन x2, यहाँ पे पूरा x2 स्क्वायर से ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, ये लिख दिया, और x2 स्क्वायर से डिवाइड किया तो x2 से एक x2 कट गया, तो नीचे बच गया x2, तो x1 अपॉन x2। x1 अपॉन x2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगा, तो x1 अपॉन x2 जो आंसर देने वाला है वो आएगा इमेजनरी। इसे आप सोल्व करके देख सकते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। इसको मैं यहाँ डिटेल में नहीं ले रहा हूँ। आपको क्या करना था, x1 अपॉन x2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी ताकि ये चेक कर सके कि x1 अपॉन x2 के इक्वल में अगर कोई नंबर आता है 1 या कोई नंबर आता है 2 या -1 -2 कुछ भी, तो x1 इज इक्वल टू -2x2 भी हो सकता था।
या फिर x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू -1 आता, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके -2 हो जाता। लेकिन जब मैं इसे सोल्व करने की कोशिश करूँगा आगे, तो आपको ये पता चलेगा कि ये इमेजिनरी नंबर है। सर आपने कैसे पता किया? मैंने ऐसे पता किया, b² - 4ac ग्रेटर देन 0 इक्वल होना चाहिए, इक्वल और ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये मुझे पता है। तभी तो इसके क्या होते हैं, इसके रूट्स जो होते हैं इक्वेशन के वो होते हैं रियल, और लेस देन हो जाए तो वो क्या हो जाता है, इमेजिनरी। वास्तविक कब होंगे रूट? b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे, लेस देन 0 पे इमेजिनरी। तो यहाँ पे b² - 4ac निकालेंगे तो आपको पता चलेगा वो लेस देन 0 है। तो मैंने यहाँ से डायरेक्ट देख लिया था, इसीलिए मैं इसको आगे नहीं करता। तो यहाँ पे जब x1 x2 इमेजिनरी है अपॉन में, x1 अपॉन x2 इमेजिनरी है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ क्या इसकी बराबरी में, या इससे तुलना करने के लिए कि सर एक और आ गया आंसर? ये देखिए नहीं लिख सकता, क्योंकि ये तो इमेजिनरी है। ये क्या है, ये इमेजिनरी है। तो इमेजिनरी जो होगा, काल्पनिक जो होगा, उसे मैं कैंसिल कर दूंगा, उसे हटा ही दूंगा पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये इसका तरीका था इसके दूसरे वाले को जानने का कि वो क्या देने वाला है। ठीक है, ना कि ये तरीका था कि x1 का क्यूब और x2 का क्यूब यहाँ पे है, क्यूब से क्यूब काट दो, x1 इज इक्वल टू x2 लिख दो। ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। मैथमेटिक्स है, ध्यान से समझने की बात है आपको। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे आप, आपको पूरा ये करना पड़ेगा और इसका भी कंक्लूजन ये देखना पड़ेगा कि ये क्या कुछ दे तो नहीं देता है। तो ये इमेजिनरी था, इसलिए इसको रिजेक्ट किया गया है। ठीक है, कई जगह डायरेक्ट बताया। तो बच्चों, तो आपने देखा अभी कि x1 और x2 f में रखने पर जो कंक्लूज़न या जो रिज़ल्ट आया है वो x1 बराबर x2 वाला ही आया है। दूसरा वाला जो था वो इमेजिनरी था, इमेजिनरी वाले को मैंने रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो जब एक ही कंक्लूज़न है, एक ही रिज़ल्ट है जो रियल नंबर में है, रियल नंबर में है, इमेजिनरी को रिजेक्ट क्यों किया? क्योंकि यहाँ हमारा प्रांत और जो परिसर यानी सहप्रांत है, दोनों ही रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, और काल्पनिक संख्याओं का वहाँ कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा हमारे में। तो यहाँ पे मैंने इसे सिलेक्ट किया, उसे रिजेक्ट किया। तो आपको पता चल गया कि x1 बराबर x2 है, तो दिस फंक्शन इज 1 1, दिस फंक्शन इज 1 1। ये क्या है? ये एक ही फलन है। तो भाई यहाँ पे बात हो गई एक ही फलन की। तो अब मैं क्या करता हूँ, आच्छादक के लिए भी चेक कर लेता हूँ। तो ये मेरा यहाँ तक लिखना था। वो जो मैंने एक्स्ट्रा आपको समझाया है उसे आप नोटबुक में नोट मत कीजिएगा, उसे सिर्फ इमेजिनरी तक लिख के x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू इमेजिनरी, उसको वहाँ तक लिख के छोड़ दीजिएगा। ठीक है, b² - 4ac लेस देन ग्रेटर देन, ये वाला सिस्टम जो है ये आपको अपने दिमाग में सोच लेना है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलता हूँ आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए इंग्लिश में लिख लेना फॉर ऑन टू। तो ऑन टू के लिए क्या करना था? ऑन टू के लिए सबसे पहले जो fx लिखा है उसे यहाँ पर लिख दीजिए, और आपको पता है आपको पहले रेंज निकालनी है यानी परिसर निकालना है। तो परिसर निकालने के लिए आपको fx की जगह y लिखना होता है, और जो y होता है उसकी वैल्यू को रिप्लेस करना होता है x के टर्म में। तो मैं एक बार इसको कर लेता हूँ, x³ 3 को इधर लाया तो y - 3, y + 3 को इधर लेके आओ तो y + 3, x³ इधर है, x इज इक्वल टू आ जाएगा y + 3 पूरे की पावर में 1/3। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि इस तरीके से जो मैंने निकालने की कोशिश की है ना, ये तरीका आपको यूज़ करना है बोर्ड क्लास के लिए। बोर्ड में इसी तरीके से आपको सोल्व करना है, और यहाँ पे ये लिखना है कि y के प्रत्येक मान के लिए, फॉर एनी वैल्यू ऑफ y के प्रत्येक मान के लिए y का मान कहाँ से लेना है? y का मान यहाँ रियल नंबर से लेना है ना। y मतलब क्या? y बोले तो परिसर, ये y जो है ना यही आपका परिसर है।
तो y का जो मान है वो कहाँ से लेना है, सहप्रांत से लेना है, रियल नंबर से। तो y के अंदर जो भी रियल नंबर रखोगे, जो भी वास्तविक संख्या रखोगे, उस मान के लिए x का मान हमेशा ही वास्तविक संख्या आने वाला है, क्योंकि रख भी वास्तविक रहे हो तो आएगा भी वास्तविक। 1/3 पावर कम होके आएगा लेकिन आएगा वास्तविक, ध्यान रखना। तो y के प्रत्येक मान के लिए x का मान एक वास्तविक संख्या प्राप्त होता है। इंग्लिश में इसे लिख लेना कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ y देयर शुड बी रियल x, या अपनी लैंग्वेज में आप इसे बना सकते हैं। तो y के प्रत्येक मान के लिए x का मान जो है वो एक वास्तविक संख्या प्राप्त होता है। तो इससे ये पता चला कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर y बिलोंग्स टू रियल नंबर। और आपको पता है कोडोमेन भी कितना है, रियल नंबर। हियर हिंदी में लिख लेता हूँ मैं, यहाँ सहप्रांत या कोडोमेन भी रियल नंबर है। तो आच्छादक के लिए क्या बताया था, आच्छादक के लिए बताया था कि सहप्रांत जो है वो उसके परिसर के बराबर होना चाहिए। तो आपको यहाँ से क्लियरली समझ में आ चुका है कि सहप्रांत बराबर परिसर है। तो आप इसके नीचे ही, उसके जस्ट नीचे लिख सकते हैं कि सहप्रांत, चूंकि लिख दो, चूंकि सिंस कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, सहप्रांत बराबर परिसर, अतः अब आगे जो लाइन है वो इजीली आप बना के लिख सकते हैं। अतः यह फलन आच्छादक फलन है। तो फाइनली हमने एक एक ही सिद्ध कर दिया था, एक एक ही बता चुके थे, और इस तरीके से मैंने इसे आच्छादक भी बता दिया है। तो सबसे अंतिम लाइन, सबसे लास्ट लाइन आपकी ये होनी चाहिए कि यह फलन एक एक ही आच्छादक फलन है। दिस फंक्शन इज 1 1 on 2, देन f इनवर्स इज पॉसिबल। f इनवर्स का अस्तित्व है, प्रतिलोम निकाला जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो बच्चों आपने देख लिया कि f(x) क्या है, एक एक ही आच्छादक फलन है। एक एक ही आच्छादक फलन है। तो इसका f इनवर्स का, अतः यहाँ लिख लेना, अतः f इनवर्स का अस्तित्व, f इनवर्स का अस्तित्व है। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मुझे कई बार इसमें इरेज करना पड़ा, कई बार मिटाना पड़ा। आप लोग स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते चलना, लिखते चलना, ठीक है, ताकि आपका एक ही क्रम में दिखे पूरा का पूरा, उसमें कोई इधर उधर ना हो। तो आगे बढ़ता हूँ। इसमें f इनवर्स का अस्तित्व है, तो आइए f इनवर्स निकाल के भी दिखाते हैं, क्योंकि पूछा गया है कि f इनवर्स क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले जो फलन दिया है इनवर्स निकालने के लिए समझना जो मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले f(x) को y लिख देना चाहिए, अभी जो जैसा मैंने परिसर निकालने के लिए किया था। f(x) को क्या लिख दो, y लिख दो, तो y बराबर हो जाएगा x³ - 3। अब x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू निकालना मतलब 3 को उधर ले जाना, तो y + 3 हुआ। इस x की घात जो 3 थी, उस 3 घात को क्या करना है, उस तरफ शिफ्ट करना है, तो 1/3 हो गया। ठीक है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट यहाँ क्यूब y + 3। ठीक है सब, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इतना भी लिख देंगे तो चलेगा। फिर आपको करना ये होगा कि जो x था उस x को चेंज कर देना है f इनवर्स में। किस में चेंज करना है, f इनवर्स y में। तो आपका आ जाता है y + 3 1/3। ये सर आपने ये x की जगह f इनवर्स y कैसे लिख दिया, ये बता दो। तो देखो, आपने क्या बताया, सर ने आपको भी बताया f इनवर्स x में y लिखना। तो ये तो आपने ही बताया है कि f(x) की जगह y लिखा था। तो क्या होने वाला है, इस f को जब इस तरफ लेके आऊँगा तो ये कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा f इनवर्स y। अगर यह बात आपको नहीं पता थी तो आप देख लो, f इधर लेके जाऊँगा तो बन जाएगा f इनवर्स, और अंदर y इक्वल में क्या हो जाएगा, x अकेला।
तो क्या करना होगा, जो यहाँ पे x निकाला था उस x की जगह f इनवर्स y लिख देना होगा। सिंपल है। तो ये आपका एक फॉर्मूला आ गया है जो इसने पूछा था क्वेश्चन में, f इनवर्स y यानी f इनवर्स समथिंग जिसको मैं x लूँगा, f इनवर्स ही बोला है, x तो या y तो क्या है, चर है। आपको ये पता होना चाहिए कि x और y चर होते हैं, तो x और y किसी भी दूसरे चर से रिप्लेस कर दिए जाएँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी मैंने अगर y की जगह x लिख दिया हर जगह तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है प्रश्न पे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसके इन्वर्स पे। इस क्वेश्चन पे मैं चाहूँ तो y की जगह t लिख सकता हूँ या कुछ भी लिख सकता हूँ, क्योंकि वेरिएबल होता है, चर होता है, उसका मान निर्धारित हम लोग करते हैं या क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। वो चर होता है, चर का मतलब ये चलने वाला, बदलने वाला, तो इसीलिए x और y की जगह कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो मेरा फॉर्मूला y के रूप में आया है, मुझे क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार इसे x में बदलना है। तो f इनवर्स x बराबर x प्लस 3 की पावर 1/3, ये इस तरीके से आंसर लिखना है और ये मैंने लिख दिया। तो इसने पूछा था फाइंड इट्स फॉर्मूला, इसका सूत्र बनाइए, तो ये मैंने सूत्र लिख दिया है, f इनवर्स x बराबर x प्लस 3 की घात 1/3। ये आंसर आ चुका है एक। अब इसके साथ साथ यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ तक पहुँचने के बाद इसके साथ साथ हमें निकालना है फाइंड आउट f इनवर्स 24, f इनवर्स 5। तो निकालता हूँ, यह लिख लेता हूँ एंड f इनवर्स 24 आपको दिख रहा है, x की जगह क्या लिखना है, 24 लिखना है, निकाल दो, लिख दो। तो 24 प्लस 3 की घात 1/3 बराबर 27 की घात 1/3। और फिर क्या होगा, 27 की घात 1/3 आप जानते हैं, इसका आंसर कितना आता है, 3 आता है, ठीक है ना। 3 की घात 3 लिख दो, उसकी घात 1/3 लिख दो, 1/3 से 3 काट दो, है ना, 3 आ गया। तो f इनवर्स 24 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 3। इसी तरीके से f इनवर्स 5 भी निकाल सकते हैं आप। f इनवर्स 5 निकाल के दिखा देता हूँ आपको मैं। f इनवर्स 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 टू दी पावर 1/3 जो कि होता है 8 टू दी पावर 1/3। इसका आंसर आएगा 2। तो f इनवर्स 5 की वैल्यू आ गई है आपके पास 2। तो ये दो आंसर आपके हो चुके हैं। आपसे पूछा गया था जो भी, इस क्वेश्चन में हमने फाइनली निकाल लिया। ये आपका सूत्र था, फॉर्मूला था जो f इनवर्स x का, वो निकाल चुके हैं। आपका ये वाला आंसर 24 का 3 और आपका f इनवर्स 5 का आंसर 2, ये तीनों हम लोग निकाल दिए हैं। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा, बहुत अच्छे से समझाया है। एक एक चीज़ को मैंने यहाँ पर ओपन किया है, एक एक चीज़ की बारीकी को भी आपको दिखाया है कि किस तरीके से आपको चीज़ों को समझना है और याद रखना है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हमने आज कंप्लीट कर लिया। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसीलिए हम इसे यहाँ पर समाप्त करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए लॉकडाउन जैसा कि चल रहा है, तो आपको लॉकडाउन में पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। ऐसा नहीं करना है कि अपनी पढ़ाई पे भी आपने लॉकडाउन लगा दिया है, क्योंकि आप जैसे ही ये लॉकडाउन खुलेगा इसमें लंबा समय लग सकता है। तो ये लॉकडाउन जो है कभी भी लंबा ही जाने वाला है, इसकी कोई उम्मीद नहीं है। तो आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है, इसी हिसाब से रखनी है जैसा आप क्लास में कर रहे होते हैं, ठीक है। तो पढ़ाई को करते रहिए और टेक केयर एंड बाय बाय।